एक ही वीडियो में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बना जा सकता है क्या? एक ही वीडियो में डिजिटल फॉरेंसिक या साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बना जा सकता है? ये आप सबके मन में क्वेश्चन होगा, क्या एक हफ्ते में एक वीडियो में या फिर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बना जा सकता है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बना जा सकता है? मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो, नहीं क्यों, अब भी प्रोसीजर को समझो। हर एक कोर्स को करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हमारे साइबर क्राइम्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर हर एक स्टेप्स आते हैं। बेसिकली स्टेप्स का मतलब देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से लेके डीपली इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट में कैसे रिपोर्ट देना होता है वहाँ तक का सफ़र तय करना। इनके लिए प्रॉपर एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है या फिर इनके लिए प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होती है, तब जाके आप लोग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही वीडियो में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन जाऊं या फिर 1-2 दिनों में 1 हफ्तों में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन जाऊं, तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि एक ही हफ्ते में बनना है तो आप इस फील्ड को छोड़ दो, क्योंकि ये फील्ड जो है उसमें मेहनत मांगती है आपसे और आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना है तो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हो तो। बहुत सारे लोगों का मुझसे बहुत क्वेश्चन है कि सर थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल कराओ मुझे। तो वॉरियर्स, एक चीज़ आप लोग समझ लो कि विदाउट थ्योरी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल की ले लो, अगर आपको ABCD नहीं पढ़ाई जा सकती थी या फिर आपको स्कूल में ABCD नहीं पढ़ाते आपके टीचर्स, तो क्या आप इंग्लिश पढ़ पाते? आज नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि जो ABCD है वो थ्योरी है और प्रैक्टिकल क्या है, जब आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हो, आप पढ़ के बताते हो। ठीक है। और अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बताते आपके स्कूल में, 1 2 3 नहीं बताते आपके स्कूल में, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, वो नहीं बताते, तो आज के टाइम पे आप लोग मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। 1 2 3 जो 1 + 2 + 1 - 1 × 2, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। ठीक है। मेरा मतलब ये है कहने का कि आपको थ्योरी करना ही पड़ेगा, और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करा भी दूं तो कल चल के आपके मन में ज़रूर हज़ार क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ये चीज़ें हुई कैसे। वॉरियर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा जो कोर्स है वो मैंने डिज़ाइन करने का सोचा है यूट्यूब में, लेकिन इस कोर्स को आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके वहाँ पे सपोर्ट करके कमेंट कर देना, ठीक है, कि आप सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। वॉरियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। मतलब कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या देखा था, हमने देखा था हार्ड डिस्क फॉरेंसिक। हार्ड डिस्क को हमने समझा था कि प्रॉपरली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड कैसे काम करता है एक हार्ड डिस्क, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके खुद के। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक SSD कैसे काम करती है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि आगे चल के चलने ही वाली है, वो चलती ही जाएगी हार्ड डिस्क। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलती ही रहेगी। तो इसीलिए हमको हार्ड डिस्क को समझना ज़रूरी है। और जो SSD है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो आ रही है और आ चुकी है, वो 100% इम्प्लीमेंट हो चुकी है हर एक कंप्यूटर में। इसलिए हमको उसको भी समझना है, तो हमको दोनों लेके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई भी केस मिल सकता है। किसी केस में हमको हार्ड डिस्क आ जाएगा, किसी केस में हमको SSD भी मिल सकती है। तो हमको दोनों को इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए एंड दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। आज का जो हमारा वीडियो है उस पर हम SSD के बारे में समझेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो, सॉलिड स्टेट ड्राइव बेसिकली क्या होती है, ये 2 टाइप की होती है। ठीक है। पहली जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये है NAND बेस SSDs। अब ये क्या होती है, इनको देखो,
ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हमारे हार्ड डिस्क के जैसे ही। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें आपकी पेन ड्राइव वो आ गई, ठीक है, आपके लैपटॉप पे लगती है वो SSD, ठीक है, मेमोरी कार्ड, ये सारी SSD के ही एक टाइप्स हैं, ठीक है। ये सारे पहले से आ चुके थे लेकिन लैपटॉप में अभी कुछ सालों में आए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा रख दो तो वो डेटा चेंज नहीं होता, ठीक है, बदलता नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद है इसके अंदर जो कोई भी पार्ट है वो नॉन मूवेबल होता है, फिक्स पार्ट होते हैं उसमें, ठीक है, कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको हार्ड डिस्क में बताया था कि उसमें एक मोटर होती है जो कि घूमती है, एंड आर्म होता है, रीड राइट आर्म होता है जो कि डेटा को रीड करता है, बट इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि मूव करे, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है। अगर कहीं पे गिर भी जाए तो इसका डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में, हमारे हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क में मूवेबल पार्ट्स होते हैं तो उसमें टूटने फूटने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर वो हाथ से गिर जाए या फिर कहीं पे फिसल जाए, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं हम नैंड फ्लैश मेमोरी चिप टू स्टोर, मतलब कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए नैंड फ्लैश मेमोरी चिप का यूज़ करता है। अब इसको मैं नैंड फ्लैश को आगे चल के समझाता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा SSD है जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ये कह सकते हो कि एक तो हार्ड डिस्क जैसे ही होता है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है एंड बहुत ही स्पीड है इसमें। कह सकते हो ये 5 to 10 गुना ज़्यादा होता है, 5 से 10 गुना ज़्यादा फास्ट होता है हमारे हार्ड डिस्क से, ठीक है। हार्ड डिस्क जहाँ स्लो काम करती है ये उसके मुकाबले बहुत ही फास्ट काम कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है इस नैंड फ्लैश चिप से, ठीक है, नैंड फ्लैश चिप से। अब देखो ये जो नैंड फ्लैश SSD मैंने कहा कि 2 टाइप की होती है, एक तो नैंड फ्लैश चिप जो कि नॉन वोलाटाइल होती है। अब सेकेंड टाइप देखते हैं हम दूसरी टाइप की कौन सी SSD होती है। सो यहाँ पर देखो एक है वोलाटाइल रैम बेस्ड मेमोरी। अब देखो हमारा सिस्टम में जो रैम लगती है वो भी तो SSD है ना, वो भी बहुत ही फास्ट काम करती है, हालांकि उसका जो काम है वो हमारे नॉर्मल SSD से ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब वोलाटाइल रैम के देखते हैं क्या होती है। देखो इसमें शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस है ये, क्योंकि जो रैम है हमारा वो शॉर्ट टर्म तक ही डेटा को स्टोर रखता है। अब बेसिकली रैम का काम क्या होता है, देखो एग्जांपल के ले लो, ये आपका PC है ना, एंड इस PC में आपके हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क है आपका, ठीक है, या फिर SSD ले लो, मैं SSD बोल देता हूँ, ठीक है। अब आपके SSD में आपके लैपटॉप से रिलेटेड सारी फाइल्स हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डायरेक्टली आपको जो PC है ना डायरेक्टली इसको ओपन नहीं करता आपके हार्ड डिस्क से। इस हार्ड डिस्क में जो आपकी फाइल सेव है ना, वो जब भी आप सिस्टम ओपन करते हो तो सबसे पहले वो इस हार्ड डिस्क से फाइल को कॉपी करता है अपने रैम में, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सिस्टम, जब भी आपका सिस्टम बूट होगा, जब भी सिस्टम रन हो रहा होगा, तो आपके SSD से या फिर हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल की एक कॉपी बन के आपके रैम में जाती है, ठीक है। आपका रैम प्रोसेसर को बताता है, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें ऐसे काम कर रही होती है। बेसिकली हार्डवेयर का पूरा काम हो जाएगा अगर मैं इसके अंदर ज़्यादा गया तो, पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी रैम क्या काम करती है। लेकिन अब एक बात बताओ, एक बार आपने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, एक बार आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने जैसे अभी ऑन किया, क्या आपको जब दोबारा ऑन करोगे क्या वैसे ही आपका PC मिलता है जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन चालू करके रखा था, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन चालू करके रखा था आपने अपने PC में, है ना। अभी एप्लीकेशन कहाँ खुलते हैं, रैम में खुले होते हैं, ठीक है, रैम में ही ओपन होते हैं ये, ठीक है, रैम के थ्रू। SSD में या फिर हार्ड डिस्क में कहीं ओपन नहीं होते, उसमें बस इनकी स्टोरेज फाइल होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल है आपका। SSD जो है ये कभी आपके डेटा को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क SSD जो है वो आपके डेटा को चेंज नहीं कर सकता, वहाँ से डिलीट नहीं कर सकता खुद से, ठीक है। तो इसमें स्टोर कर देते हैं, जब भी नीड होती है तो यहाँ से फाइल की कॉपी बन के रैम में जाती है, ठीक है, ये आपकी रैम है। तो ये रैम क्या करते हैं, प्रोसेसर को बताता है, प्रोसेसर उसको ओपन कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एग्जांपल ये था कि जैसे अभी आपने 10 टैब खोले हुए हैं, समझ लो, एक क्रोम का है एंड एक
आपका वर्ड है, एक्सेल है एंड बहुत सारे हैं। तो आप जब भी अपने सिस्टम को शट डाउन करोगे या रीस्टार्ट करोगे, क्या आपको ये एप्लीकेशंस वापस से वहीं पे खुले मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रैम के ऊपर खुले हुए थे, है ना। एंड रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम जो है शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस है एंड साथ ही साथ ये वोलाटाइल डिवाइस है, डेटा डिवाइस है, ठीक है। मतलब इसका जो डेटा है वोलाटाइल होता है, चेंज हो जाता है समय के हिसाब से। इसीलिए जब हमको कंप्यूटर ऑन मिलता है क्राइम सीन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंप्यूटर की रैम डंप निकाल लेते हैं। हमको पता होना चाहिए कि रैम डंप, जब हम ये कंप्यूटर ऑन था, इस कंप्यूटर जब हमको क्राइम सीन पे मिला, जब ये कंप्यूटर ऑन था तो इसके अंदर क्या क्या टैब्स चल रहे थे, क्या क्या चीज़ें ऑन थी इस कंप्यूटर के अंदर। सो इसीलिए जब हमको क्राइम सीन पे कोई भी कंप्यूटर ऑन मिलता है तो हम उसके रैम डंप को कलेक्ट करते हैं। मतलब कि उसने, मतलब जो यूज़र था उस कंप्यूटर का या फिर जो क्रिमिनल था, जब वो इस कंप्यूटर से क्राइम कर रहा था या फिर जब इस कंप्यूटर से क्राइम हुआ, तो उस वक्त उस कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें पता करने के लिए यहाँ पर हम इस कंप्यूटर की रैम डंप निकालते हैं, ठीक है। रैम डंप में बेसिकली सारी चीज़ें आ जाती है जो उस कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही थी या फिर ओपन थी, ठीक है। तो जब भी कोई कंप्यूटर हमको ऑन मिलता है तो हम वहाँ पे रैम डंप निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि रैम, एक बार जो सिस्टम है वो शट डाउन हो गया तो उसके रैम से सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये भी नॉन मूवेबल पार्ट्स है इसमें भी, ठीक है। एंड इसको रैम एंड डी रैम नाम से भी जाना जाता है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, जो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एंड रैम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा ऑब्वियसली, फिर भी मैं बता देता हूँ। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो डी का मतलब है यहाँ पे डायनेमिक, जो कि चेंज होती रहती है, ठीक है। आपने डायनेमिक आईपी भी सुना होगा, तो बस वही डी रैम जो है वो चेंज हो जाती है, बेसिकली वो अपना डेटा चेंज कर लेती है, इसलिए हम इसको डायनेमिक रैम कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं थोड़ी और चीज़ें। हमने यहाँ पर देखा नैंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है। एक बार मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ एंड बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नैंड फ्लैश मेमोरी, अभी जो हमने देखा स्टार्टिंग में, जो हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है हमारी, ठीक है, जो कि नैंड फ्लैश मेमोरी जिसको कहते हैं हम, SSD को, जो जिसका डेटा चेंज नहीं होता, वो किसको यूज़ लेती है यहाँ पर यूज़ लेती है वो नैंड फ्लैश मेमोरी को। नैंड फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो बेसिकली नैंड फ्लैश मेमोरी जो है ना, बेसिकली एक चिप होती है, ठीक है। एक चिप होती है जो कि मैं आगे चल के अभी दिखाऊंगा कैसे दिखती है, वो SSD के अंदर होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं नैंड को, ठीक है, NAND, नैंड। नैंड बेसिकली एक लॉजिक गेट है। सिग्नल को पास कराने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे गेट्स होते हैं। कौन से सिग्नल्स? डिजिटल सिग्नल्स को। अब देखो, ये है हमारे फिज़िक्स का पार्ट, ठीक है, फिज़िक्स का पार्ट है। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आप सर्च कर लेना, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। गेट्स के बारे में, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। ये फिज़िक्स का टॉपिक है। अगर आप साइंस से होंगे तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, साइंस से नहीं भी हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। हमारे IT फील्ड में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक होता है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग जिसको कहते हैं, एंड एक होता है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है? ये कभी भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। मतलब जब भी ये कम्युनिकेट करेगा ना, तो अप डाउन इसका चलता रहेगा, ये कभी भी स्टेट एकदम एक लाइन पे काम नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, ये कैसे काम करेगा? एक तो हाई रहेगा या फिर लो रहेगा, ठीक है, यानी कि इसका सिग्नल एक तो 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा, जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है 1 0 1 0 1 0, या फिर हाई या तो लो, ठीक है, इन दोनों में, इनके बीच में, इनके अलावा कहीं नहीं होता है वो, ठीक है। तो इसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। एंड एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, ये क्या होता है? ये अप डाउन करते रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब कैसे इसका क्या कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा, वो फिक्स नहीं होगा, अप डाउन। एनालॉग सिग्नल के बारे में आप लोगों ने
देख रहा होगा फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में यूज़ होता है बेसिकली एनालॉग सिग्नल, जैसे कि रेडियोज़ में एवरीथिंग, ठीक है, तो इसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और डिजिटल जो है इसमें हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है, डिजिटल जो हमारा सिग्नल है अभी जो कंप्यूटर हमारे कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल सिग्नल के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, 0101 जिसको हम बाइनरी कहते हैं। सो आई होप आप सभी को एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल समझ में आ गए होंगे। अब इसके लिए तो यूज़ नहीं होते गेट, बट डिजिटल सिग्नल के लिए गेट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल्स को पास कराने के लिए, सिग्नल को आगे पीछे करने के लिए, सिग्नल्स को स्टोर करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर कुछ गेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हैं एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको फिज़िक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, आप उसको अच्छे से देखना। हमारा काम है यहाँ पे नैंड को समझना। अभी मैं नैंड को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल्स को पास कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेट्स होते हैं, यहाँ पे तो मैंने कुछ ही लिखा है, और भी होते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेटा को स्टोर कराने के लिए लेते हैं ना नैंड, नैंड गेट बेसिकली इस एंड का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो नैंड गेट का यूज़ लेते हैं हम लोग। अब नैंड गेट के साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, ये इसलिए यूज़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे डिवाइस में डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे रैम में जो चिप्स यूज़ होती हैं वो फ्लैश चिप, नैंड फ्लैश चिप नहीं होती, इसलिए उसका डेटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। एंड नैंड फ्लैश चिप जिसमें यूज़ होगी उसका डेटा चेंज नहीं होगा। हम नैंड फ्लैश चिप को इसीलिए यूज़ लेते हैं ताकि हम जो भी डेटा इस SSD के अंदर डालें हम वो स्टोर रहे, वो बदले ना, ठीक है। एंड अब देखो हम लोग SSD को जब भी हम अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो भी उसमें डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। हम उसको कई सालों बाद भी एक्सेस करेंगे तो भी वो हमारे SSD में डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो वो किस वजह से हो पाता है, ये नैंड फ्लैश चिप के वजह से हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारा डेटा चेंज ना हो एंड लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहे। तो ये नैंड फ्लैश चिप का काम होता है। अब इसके साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ में होती है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है जो कि बहुत ही डीपली हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इनमें वीडियो चाहते हो तो मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कहते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए तो, ठीक है, नैंड फ्लैश चिप का। तो यहाँ पर नैंड फ्लैश चिप बेसिकली कुछ चिप्स होती हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, डेटा को पकड़ के रखती हैं, जाने नहीं देती। यही चीज़ें रैम में यूज़ नहीं होती है ना, रैम में यूज़ नहीं होती इसलिए वो चेंज हो जाती है। ये जो गेट्स हैं इनको मैंने बताया कि ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है। जो हमारे डिजिटल सिग्नल हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं कौन, एंड नॉर गेट, ये जो जितने भी गेट्स हैं ना ये सारे, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हर एक डेटा जो है वो 01 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो 01 को स्टोर करने का काम कौन करता है, ये नैंड गेट, ठीक है। चलो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, ठीक है। आगे अब क्या देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिखा हुआ है। तो आप सभी ने ये सारे ये कैपेसिटर देखे होंगे अपने फ़ैन, कूलर कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना, ये वाले कैपेसिटर। तो आप ये कैपेसिटर जब लेने जाते हो तो कभी आप नोटिस करना, जब भी आप अपने इलेक्ट्रीशियन को या फिर जिस दुकान से आप परचेज़ कर रहे हो वो आपको इसको चेक कैसे कराते हैं, ठीक है। सो वो आपको चेक कैसे कराएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो, है ना, तो ये दोनों वायर को वो इसमें डालते हैं, है ना, ये दोनों इस वायर को इसके दो वायर हैं इसमें, उसको अपने के प्लग में डालेंगे, है ना, जो 3 पिन सॉकेट होता है उसमें डालेंगे एंड इन दोनों को शॉर्ट करा देते हैं। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, जब भी यहाँ पर इन लोगों ने प्लग में डाला तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैपेसिटर की जो थ्योरी है, बेसिकली जो थ्योरी है इसके पीछे की, वही थ्योरी इसके पीछे ही है, ठीक है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क है बट थ्योरी यही है। तो यहाँ पर जैसे इसको सॉकेट में डाला उन लोगों ने तो ये चार्ज हो गया, है ना। अब चार्ज होने के बाद अगर वो टच ना करें, उन दोनों वायर को टच ना करें तो वो डिस्चार्ज कभी नहीं होगा, है ना। तो वो करंट जो उसके अंदर चार्ज किया गया है वो आप साल में 2 साल 3 साल कभी भी टच करोगे तो वो एक स्पार्क ज़रूर करेगा क्योंकि उसके अंदर स्टोर है,
वो। तो इसने क्या किया, जब तक आप इसके अंदर से वो चार्ज जो इसमें चार्ज हुआ है उसको जब तक डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक वो चार्ज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की थ्योरी से ही हमारा नैंड फ्लैश काम करता है। कैसे काम करता है देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये देखो, जब भी इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया मतलब ये चार्ज है, तो इसको एज अ 1 ट्रीट करेगा। 0101 बाइनरी में ही हमारा डेटा स्टोर होता है, तो 01 में पहले इसको एज अ 1 इसको ट्रीट करेगा, ठीक है। अब ये चार्ज नहीं है तो इसको 0 ट्रीट करेगा, फिर से अगर चार्ज है तो 1, डिस्चार्ज है तो 0, 1 0 1 0, ऐसे चार्ज डिस्चार्ज के हिसाब से वो करता रहता है। तो हमारे पीसी हमारे एसएसडीज में इतने बड़े कैपेसिटर तो नहीं होते, पर छोटे छोटे होते हैं जिसको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं एंड वो चार्ज हो जाते हैं, जिनमें 3 पेयर्स होते हैं बेसिकली ऐसे, ठीक है। वो उसके अंदर होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर होते हैं जिसमें डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। एंड इसीलिए वहाँ पे जो लॉजिक यूज़ होता है वो नैंड लॉजिक यूज़ होता है, ये बाकी यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, ये फिज़िक्स का टॉपिक है बेसिकली, आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप कहोगे तो मैं भी वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पर नैंड जो चीज़ें हैं, नैंड गेट, इसका यूज़ लेंगे एंड ये थ्योरी यूज़ करके यहाँ पे डेटा को स्टोर कराया जाता है, जिससे ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जैसे टच करोगे डिलीट कर देगा। तो एंड अगर आप इसको डबल से एनर्जी नहीं भी दोगे ना तो भी ये अपने अंदर वो डेटा स्टोर रखेगा। तो वैसे हमारी एसएसडी भी है, आप एक बार उसके अंदर डेटा डाल दो एंड आप कभी भी उसको डेटा को देखना चाहो तो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी डेटा डाल दिया, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट है तो डेटा आपने डाल दिया एंड जब आपने डिस्कनेक्ट किया तो वो डेटा डिलीट हो गया। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर कैपेसिटर हैं वो अभी 1 वे काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एनर्जी ले रहे हैं। जब भी आप उनको सिग्नल दोगे कि डिलीट करो तो वो सारा चार्ज रिलीज़ कर देंगे एंड आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा जब भी आप डिलीट करो, ठीक है। तो ऐसे स्टोर होता है हमारे एसएसडी में डेटा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारी एसएसडी डेटा स्टोर करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे एंड कुछ और चीज़ें समझते हैं। सो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है एसएसडी का आर्किटेक्चर, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एसएसडी कुछ ऐसे दिखती है अंदर से, क्योंकि ये साटा टाइप की एसएसडी है, ठीक है, जिसको हम साटा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी है। आपने सुना होगा M.2 नाम की भी एक एसएसडी आती है जो कि एक स्लिम पतली सी होती है, स्ट्रिप जैसे, ठीक है। उसको M.2 कहते हैं हम लोग, ठीक है। M.2 एसएसडी, उसकी फ़ोटो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि ये साटा है तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ी फ्लैश चिप्स जो है वो बड़ी होती हैं, लेकिन M.2 में काफ़ी छोटी होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है कंट्रोलर, ठीक है। ये कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, डेटा अंदर आना, ठीक है, डेटा बाहर जाना, ठीक है। एंड डेटा आया है तो वहाँ पे कोई चेंजेस ना हो, इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें ये मेंटेन करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो आप लोग ना, ये हैं फ्लैश चिप्स, ठीक है। ये सारी फ्लैश चिप्स हैं, इनके अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होता है। इनमें क्या होता है, चार्जिंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे चार्जिंग सेल्स होते हैं जो कि 0101 चार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं, ठीक है। इन एसएसडीज़ के अंदर कह सकते हो इन फ्लैश चिप्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चार्जिंग सेल्स होते हैं जो कि चार्ज एंड डिस्चार्ज होते रहते हैं, ठीक है। डेटा 0101 जैसे कोई इमेज है, ठीक है, जिसका बाइनरी है 0101, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो ये रहेंगे चार्जिंग सेल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जैसे पहला सेल है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, दूसरे में लाया जाएगा, उसको चार्ज किया जाएगा 1 के लिए, ठीक है, दूसरा डिस्चार्ज किया जाएगा और तीसरा फिर से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ना ऐसे सेल्स होते हैं, चार्जिंग सेल्स, ठीक है, जो कि नैंड बेस पे काम करते हैं, इसीलिए इनको नैंड बेस फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि बहुत ही फास्ट होती हैं, फ्लैशली काम करती है, बहुत फास्ट होती हैं, आपके हार्ड डिस्क से
डबल 10 गुना ज़्यादा फास्ट होते हैं, 10 x फास्ट कहते हैं इनको, ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरीज़ हैं जो कि बहुत सारी हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो कि यहाँ पे डेटा स्टोर करती हैं। एंड उसके बाद ये है पीसीबी, ग्रीन कलर की ये पीसीबी होती है, जिसको हम मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। ये क्या करता है पीसीबी, इन सबको आपस में कनेक्ट करके काम कराता है। एक्चुअल में इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, इसमें प्रिंटेड वायरिंग होती है। पीसीबी का फुल फॉर्म ही होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिंटेड अंदर ही अंदर वायरिंग होती है, जैसे यहाँ से देख सकते हो एक वायर ये जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें कनेक्ट करा देता है, ठीक। एंड यहाँ पर ये पावर पोर्ट, यहाँ से पावर मिलता है इसको, एंड यहाँ से आईडी साटा केबल जो है वो यहाँ से हम लोग अटैच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है एक आर्किटेक्चर किसका, हमारे एसएसडी का। तो थोड़ा और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये थोड़ा सा जूम इन करके है, थोड़ा उससे बड़ा दिख रहा है, थोड़ा क्लियर है एंड क्लियर स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पर देखो ये सारी होगी फ्लैश मेमोरीज़, ठीक है, इतनी सारी ये सारी फ्लैश मेमोरीज़ हैं। ये है कंट्रोलर जो कि इन सभी को कंट्रोल करता है, कब डेटा आना जाना एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो एक डी रैम भी होती है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या करती है यहाँ पे, बेसिकली हमारे काम को बहुत ही ईजी कर देती है। जैसे हमने रिसेंटली कोई चीज़, हमारी एसएसडी है ना, बहुत पहले अगर ओपन है यहाँ पे, ठीक है, रिसेंटली हमने क्या ओपन किया था, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है जब तक हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद तो डी रैम खाली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है डी रैम में, कहाँ पे क्या डेटा है एंड क्या क्या ओपन किया था आपने। तो ये क्या होता है, इससे काम बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाद में ये इरेज भी हो जाता है। ये काम को फास्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। कंट्रोलर कंट्रोल करता है कि कब डेटा आएगा जाएगा, बेसिकली सीपीयू जैसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ये इसका सीपीयू है एसएसडी का, ठीक है। जिस जैसे सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना, इसका भी काम वही है, प्रोसेसर, ठीक है। एंड पीसीबी जैसे कि मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया कंट्रोलर। एंड यहाँ पर देखो ये पावर पोर्ट है, जिससे इन सभी फ्लैश चिप्स को पावर मिल रही होती है, इस मदरबोर्ड को, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर उसको पावर मिलती है। एंड ये होस्ट है, मतलब होस्ट पोर्ट भी कहते हैं हम इसको, होस्ट इंटरफेस। बेसिकली इससे क्या होता है कि इसी से सारा डेटा इन एंड आउट होता है, ठीक है। मतलब इंटरफेस क्या होता है, एक कनेक्टिविटी, जहाँ से एक प्रॉपरली कनेक्शन हो जाए, इंटरफेस हो जाए, ठीक है, चीज़ों कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टिविटी कराई जाती है, कनेक्ट कराई जाती है, ताकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है अच्छे लेवल पे हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं होस्ट इंटरफेस। एंड यहाँ पर जो केबल्स यूज़ होती है वो है साटा, PCLE, SC-SI, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो ये पोर्ट जो है यही डेटा एंड ट्रांसफ़र का काम करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें भी समझा दूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पोर्ट समझना भी ज़रूरी है। फॉरेंसिक में हमको केबल्स एंड पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब भी आप आगे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फ्लैश मेमोरी, डी रैम यहाँ पे भी होती है, ठीक है। एंड मेमोरी पोर्ट, होस्ट इंटरफेस, कंट्रोलर एंड पीसीबी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो आई होप आज के लिए हमारा इतना ही था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक नोट्स अपने प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। नोट अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो पीछे की चीज़ें बोलते जाओगे। अगर आपका नोट प्रिपेयर है तो आप क्या करोगे, एक बार पेज पलटोगे एंड आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने का बार बार का जो है वो आप वीडियो भी रिकॉल कर सकते हो, एक है ना। क्या है कि वीडियो अगर 2 से 3 बार रिकॉल कर रहे हो तो आपको चीज़ें और अच्छे से बैठ जाती है। तो एक बार क्या कर सकते हो, 1x में वीडियो देखो एंड उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग 1.5x 2x ऐसे में वीडियो देख सकते हो, जिससे आपका रिकॉल जो पावर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो बच जाएगा, है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम 1x में ही वीडियो देखना। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड आने वाले वीडियोज़ में हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं। एंड आपको ये भी चीज़ें बता दूँ कि आने वाले समय में कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी है, आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से एक्स्ट्रा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उनके साथ जिनको इस वीडियो की नीड है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।